हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर ऑफ 1989 के बारे में, साथ ही इंग्लिश बूम इन इंडिया के बारे में भी। कैसे इंग्लिश अच्छा है इंडिया में, हम सीडीसी की बात करते हैं। और रिपोर्ट को मेंशन किया गया है, ब्रीफ सर्वे किया गया है पॉलिसी स्टेटमेंट का। इस रिपोर्ट को करिकुलर डेवलपमेंट सेंटर सीडीसी बोला गया है, जो कि सेटअप हुई थी बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन 1987 में, और जिसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी, रिकमेंडेशन सबमिट हुई थी इन 1989 में। ये जो सीडीसी है, ये सेट हुई थी वेरियस सब्जेक्ट के ऊपर। जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं में सेटअप है, उनको कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए गए। दोस्तों, जब लोगों के अंदर लर्निंग प्रोसेस को लेकर इम्पोर्टेंस अवेयरनेस बढ़ी, तो ज़रूरी है कि हम ज़्यादा लर्नर ओरिएंटेड और इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचिंग मेथड को इंट्रोड्यूस करें इंस्ट्रक्शनल सिस्टम के अंदर। ऐसे मेथड्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्रिएटिव और डाइवर्जेंट थिंकिंग देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ देंगे, सेल्फ लर्निंग में मदद करेंगे और नए कम्युनिकेशन और प्रोडक्टिव वर्क के तरीके एक्सप्लोर करने का मौका देंगे, जैसे कि गेम्स, स्टिमुलेशन, प्रोजेक्ट वर्क और एक्सेट्रा। इसी वजह से करिकुलम डेवलपमेंट का मेन फोकस था, टीचिंग से लर्निंग पर शिफ्ट हो गया मेन फोकस। ये एजुकेशन का एक नया एलिमेंट था। इसके लिए ज़रूरी था कि करिकुलम पैकेजेस को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जाए, शायद एक मॉड्यूलर फॉर्म में। ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्टूडेंट के मोटिवेशन पर देनी चाहिए, ना कि सिर्फ टीचर के लेक्चर देने की एबिलिटी पर। करिकुलम ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जो एजुकेशन को लर्नर की नीड और एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग मीनिंगफुल बनाए, ये चीज़ सोशली रेलिवेंट भी हो। दोस्तों, सीडीसी रिपोर्ट ऑन इंग्लिश कहती है कि नए अंडर ग्रेजुएट करिकुलम बीए, बीएससी, बीकॉम डिग्री के लिए है, उनमें जनरल इंग्लिश कोर्स और स्पेसिफिक इंग्लिश कोर्स दोनों ही होंगे। रिपोर्ट में लिखा गया है, टेरिटरी लेवल के हाइट्रोजीनियस स्टूडेंट की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, हाइट्रोजीनियस मतलब अलग अलग टाइप के, अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए जनरल इंग्लिश कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाए वो अलग अलग यूनिट्स और मॉडल्स में हो, जो डिफरेंट लेवल के लर्नर के लिए भी सूटेबल हो। कोर्स का पैटर्न ऐसा हो कि स्टूडेंट अपनी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के बेसिस पर अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम अलग लेवल से स्टार्ट करे और वो ग्रेजुएशन तक अलग अलग लेवल्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये तभी भी एक आयरनी बन गया, क्योंकि किसी भी कमेटी या कमीशन ने किसी भी स्टूडेंट से कभी नहीं पूछा कि उनको क्या चाहिए कोर्सेज के अंदर, कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। हम सिर्फ पेपर पर लर्नर सेंटर टीचिंग की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वही टॉप टू डाउन कॉलोनियल सिस्टम चलता आ रहा है। सीडीसी रिपोर्ट में इंग्लिश में लर्नर्स के लेवल के बेसिस पर कुछ टेस्ट कंडक्ट किए गए, जिससे समझ आया कि टीचर्स का ट्रेनिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, कि हर टीचर सभी टाइप के लर्नर को पढ़ाने के लिए इतनी नॉलेज नहीं रखता है, इतनी स्किल्स नहीं रखता है। दूसरी बात, स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट इंग्लिश में अप्लाई हुआ है, लेकिन हिंदी और दूसरे सब्जेक्ट जैसे मैथ्स और साइंस में नहीं, क्योंकि सबको पता है कि पॉपुलेशन डाइवर्स है। मैथ्स में भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं। और 1986 की रिपोर्ट में भी कहा था कि टीचर परफॉर्मेंस एवेल्युएट करने के लिए प्रॉपर मेथोडोलॉजी डेवलप की जाएगी, जहां पर सेल्फ अप्रेजल, पीयर डिस्कशन और फीडबैक के थ्रू। लेकिन इस पार्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया, कोई टीचिंग इवैल्यूएशन का सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सीडीसी ने इंग्लिश की रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अगर एजुकेशन को एक ह्यूमन डेवलपमेंट का टूल माना गया, एमए प्रोग्राम जैसे इंग्लिश लिटरेचर ही क्यों है, एमए इन ब्रिटिश लिटरेचर, एमए इन अमेरिकन लिटरेचर क्यों नहीं है। उनका कहना था कि एमए एजुकेशन में, एमए इंग्लिश में वैरायटी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे कि यूके और यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो ये आइडिया एक ब्रॉड एग्रीमेंट था, लेकिन फिर भी कहा गया कि अभी टाइम सही नहीं है इतना डेरिफाई किया जाए, क्योंकि हमारे पास इतने ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट कर सके। उस वक्त पे इतने ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं थे, इतने
इतने लोग नहीं थे पढ़ाने के लिए। दोस्तों उस वक्त पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, विद्यालय, स्तरीय विद्यालय, बीएससी, एनसीईआरटी, करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर्स, एकेडमिक स्टाफ, डाइट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग यानी कि कॉल, लैंग्वेज लेबोरेटरीज, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, बहुत सारे ये जो नाम थे बस बड़े बड़े नाम ही थे। दोस्तों पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में 100 से ज़्यादा कमीशन और कमिटीज़ ने एजुकेशन के अलग अलग एस्पेक्ट पर रिपोर्ट दी। 1976 के 42 अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट बना, मतलब कि अब ये एक सेंटर और स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन फिर भी टीचिंग एक मैकेनिकल रिचुअल बन गया, इसमें ना तो टीचर्स इन्वॉल्व है ना ही स्टूडेंट्स। सब कुछ एक फॉर्मल प्रोसेस था, फॉर्मेलिटी बन गया, जैसे एग्जाम, सेंटर, बुक्स, एक मार्केट ड्रिवन गोल बन गया। क्योंकि बस सिलेबस ख़त्म करना था, क्योंकि सिलेबस था, फिर डिग्री मिल जाती है बड़ी मुश्किल से। ये एक लाइफलेस एक्सरसाइज बन गया बिना किसी क्राइसिस के। अब एजुकेशन एवर एक्सपेंडिंग मेगा इंडस्ट्री बन चुकी थी। इंडिया में लिटरेसी रेट लो था। डेमोक्रेसी के नाम पर मार्केट फोर्सेस और दूसरे इंटरेस्ट ने इंग्लिश को एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना दिया। इंग्लिश एक कॉलोनियल लेगेसी था और अब ये क्लासेस के लिए एक पावर सीड बन गया। उनके पास कल्चर, ऑटोमिक सीड, कॉन्टेक्स्ट थे। एजुकेशन यहाँ पर एक पावर टूल बन गया गेम के लिए, इससे लोग अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सके। स्कॉलर्स और इंग्लिश टीचर कहते हैं चाहे ग्राउंड रियलिटी कुछ भी हो, एब्स्ट्रैक्ट और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेंटेन होने चाहिए। ये जो सिस्टम बन गया कि इंग्लिश एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, ये लोग जानते ही नहीं थे कि जो फ्यूचर जनरेशन है इन लोगों को माफ़ नहीं करने वाली है। तो उन्होंने बिना किसी विजन और सेंसिटिविटी के इसको बना दिया था। ये भी लोग पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिग्री की वैल्यू ख़त्म हो गई है। ये इंडिया इन सब की वजह से सिर्फ पॉलिटिकली फ्री है, एजुकेशनली नहीं। जॉन पी लुइस ने अपनी बुक क्वाइट क्राइसिस इन इंडिया में बोला है, इंडियंस आर बेटर टॉकर्स देन डूअर्स, बेटर प्लानर्स देन एग्जीक्यूटर्स। लोगों ने सब कुछ सुन लिया है लेकिन हम लोग कुछ करते नहीं हैं। इसकी वजह से अच्छे आइडियाज़ और पॉलिसी जल्दी ही मर जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो आई होप आपको सीडीसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंग्लिश बूम इन इंडिया की। दोस्तों इंग्लिश में पब्लिकेशन की संख्या में बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं हुई है, पब्लिकेशन बहुत वृद्धि नहीं हुई है। 1/3 इंग्लिश बुक्स और 1/5 पीरियोडिकल्स हैं इंग्लिश में। इंग्लिश न्यूज़पेपर मोस्टली अर्बन सेंटर्स में पब्लिश होते हैं क्योंकि उनका जो सर्कुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अर्बन एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में होता है। इंग्लिश लिटरेसी रेट भी काफ़ी ज़्यादा लो है, लेकिन ये फिर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। रेट के हिसाब से 7% ही था। ब्रिटिश रूल के दो मेजर लेगेसी हैं, ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क और वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम। इसने इंग्लिश को बढ़ावा दिया है। वेस्टर्न फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इंग्लिश एक डोमिनेंट सब्जेक्ट है, डोमिनेंट लैंग्वेज है। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद इंडियन एजुकेशन, इंडियन इलाइट मतलब हाई क्लास के लोगों ने पहले ब्रिटिश लोगों से लड़ रहे थे, अब वो आम जनता पर कंट्रोल कर रहे हैं। आम जनता वो है जो इंग्लिश एजुकेटेड लर्निंग कैटेगरी में नहीं आती है। मोस्टली रूरल एरियाज़ के लोग जैसे मजदूर हो गए, माइग्रेंट्स हो गए, ये वो लोग होते हैं। थोड़ी सी माइनॉरिटी जिसमें एजुकेटेड इंग्लिश लोग हैं, उन लोगों ने इन सब पर कंट्रोल जमा रखा है। एजुकेशन का कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी के अंडर आया, फिर वही ब्यूरोक्रेसी एजुकेशन को कंट्रोल करने लग गई। इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है, हर सोशियो इकोनॉमिक एरियाज में घुसी हुई है, जैसे कि मिनिस्ट्री, एडवाइजरी एक्सेट्रा। का इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, एनजीओस और बाकी सोसाइटी पर भी इन्फ्लुएंस है इसका। हर जगह पर बाबू कल्चर फैल गया है जो कि कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी माइंडसेट है। कॉलोनियल माइंडसेट के इंडियन लोग जो सिर्फ रंग रूप में ही इंडियन थे, ब्रिटिश के सिस्टम से ही इंडिया पर रूल कर रहे हैं। सिस्टम में कोई भी असली बदलाव नहीं आया है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। सभी फैक्टर्स इन्वॉल्व है इंग्लिश और मास कम्युनिकेशन को एक्सपेंड करने में।
की वजह से मास मीडिया, आईटी, ये सब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बड़े चेंजेस लाए हैं। इस डेवलपमेंट ने इंग्लिश और इंग्लिश सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया और इसकी डिमांड भी इंक्रीज करी। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के आने से इंग्लिश एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टूल बन गया। की वजह से इंडिया भी ग्लोबल लेवल पर compete कर सकता है दूसरे नेशंस के साथ। आज के टाइम में इंग्लिश का यूज इंडिया में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल के कॉन्टेक्स्ट पर होता है। इंडियन राइटिंग में भी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। एनआरआईज, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जिनके पास इंग्लिश की स्ट्रॉन्ग कमांड है, वो ग्लोबल मार्केट में इंडियन नॉलेज को स्प्रेड कर पा रहे हैं, जैसे कि इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअलिज्म जैसे योगा, आयुर्वेदा, मेडिसन और हर्ब्स को प्रमोट कर पा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ये सब कैसे बेच पा रहे हैं? इंग्लिश के थ्रू। इंग्लिश के थ्रू ही तो वो सेल कर पा रहे हैं। जब ये सब इंग्लिश वर्ल्ड में ब्लूम कर रहा था, 75 से 80% रूरल और सेमी अर्बन पॉपुलेशन, जिनकी लिटरेसी पहले से ही लो था, वो लोग और ज़्यादा इलिटरेट हो गए। लोग जो ओरल ट्रेडिशन में पहले काफ़ी आगे थे, वो लोग इंग्लिश के आने की वजह से अपनी मातृभाषा को ही भूल चुके हैं, इतने ही लो हो गए हैं, क्योंकि प्रिंटेड बुक्स आने लग गई। और साथ ही ये लोग सिर्फ इंग्लिश और इंग्लिश एजुकेशन में ही नहीं, बल्कि कंप्यूटर भी नहीं जानते, कंप्यूटर इलिटरेट भी हैं। इन्हें इंग्लिश सोसाइटी से और इनफैक्ट अपनी खुद की सोसाइटी से भी मार्जिनलाइज कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। एक तरफ जहाँ इंग्लिश बूम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ नॉलेज, सोशो इकोनॉमिक और लैंग्वेज में एक बड़ा गैप आता जा रहा था। इंग्लिश जानने वाले लोग भी अलग अलग लेवल्स पर थे, जैसे कि बाबू इंग्लिश, नेटिव इंग्लिश। क्वांटिटी में इंग्लिश यूज़र तो बढ़ने लग गए, लेकिन साथ ही साथ क्वालिटी में ये लोग डिक्लाइन हो गए, जो इस इंग्लिश बूम का साइड इफेक्ट था। इंग्लिश बूम ने एक इमिटेटिव फंक्शन भी ट्रिगर किया था। लोग सक्सेसफुल इंग्लिश स्पीकिंग लोगों की कॉपी करते थे। जो हाई क्लास लोग थे ना, ये खुद वेस्ट के लोगों को ही कॉपी कर रहे थे। की वजह से ये लोग उस एरिया में भी इंडिया के इंग्लिश को यूज़ करने लग गए, जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं थी। इन लोगों ने एक कोड मिक्स लैंग्वेज को क्रिएट कर दिया। इसमें इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश का एक मिक्सचर था। ये लोग किसी भी इंडियन लैंग्वेजेस को मदर टंग मानते ही नहीं हैं। ऐसे डिस्प्लेस लोग अर्बन एरियाज में ही रहते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट और हाइब्रिड कल्चर में कोई परेशानी नहीं है। हो सकता है ये कोई एक नया कल्चर या नई लैंग्वेज क्रिएट करने का प्रोसेस हो, शायद वो इनर डोमेन जिसे हम कभी भी टच नहीं कर पाए, वो यूनिवर्सिटी और कल्चर डेवलपमेंट के थ्रू डेवलप हो पाए। ग्लोबलाइजेशन के नए फिनोमिना की वजह से ये सब हो रहा है। आखिर में ये एक पॉजिटिव चेंज है कि या नहीं, ये समय ही बताएगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। लेकिन दोस्तों, ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि हम इंडियन मार्केट, इंडियन लोग बाहर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी पॉसिबिलिटीज़ हमारी कंट्री में आ पा रही है। हम लोग बाहर जा पा रहे हैं। ऑब्वियसली इसकी वजह से इकोनॉमिक बढ़ी ही है, कम तो नहीं हुई है। आज की डेट में बात करें, ऑब्वियसली इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है कि ये हमें दूसरों से कनेक्ट करने में मदद करती है। लेकिन ये भी बात सच है, अपनी मातृभाषा या अपनी इंडियन लैंग्वेजेस को भूल जाना ये भी सही नहीं है। या फिर इंग्लिश का यूज़ किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाए, फिर फालतू की जगह पर यूज़ किया जाए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं इंग्लिश को लोकल मार्केट्स में, स्ट्रीट्स पर भी यूज़ करने लग जाते हैं। इसका कोई मतलब या सेंस नहीं है। वो दिखाना चाहते हैं कि हम कितने हाई क्लास पीपल हैं, कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर ये चीज़ गलत भी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, आपको सीडीसी का कॉन्सेप्ट और इंग्लिश बूम इन इंडिया दोनों के बारे में समझ में आ गई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।